ये आपको बता दिया था मैंने कि नाथ पब्लिकेशन की बुक है, यहाँ से एमसीक्यू हम कर रहे हैं। और तीसरा पार्ट है आज हमारे जो शिक्षण वीडियो के जो एमसीक्यू पूरे एग्जाम में आए हुए वो सेकंड शिफ्ट के सारे प्रश्न करवा लिए। जो रीट 2024 था लेकिन एग्जाम 2025 में हुआ, वहाँ शिक्षण वीडियो से आए हुए प्रश्न वो करवा लिए। आए थे 2024 का जो रीट लेवल 2 था, SST लेवल में जो भी आए थे तो वो मैं करवा रही हूँ। यहाँ तक मैंने 10 प्रश्न करवाए हैं। थर्ड शिफ्ट है ना, इसके पूरे कर लेंगे। 10 तक तो कर लिया, 28 प्रश्न है कुल, कितने हैं वो सब करेंगे। अब तक तो हमने कर लिया था। निबंधात्मक प्रश्नों का गुण नहीं है तो मैंने आपको बताया था। अभी थोड़ी देर बाद में और बताऊंगी कि निबंधात्मक जो परीक्षा है ना उसकी उपयोगिता क्या क्या है, क्योंकि बार बार ये दूसरी तीसरी बार प्रश्न आ चुका है। लिखित परीक्षा जो उपयोगी है ये आज 11 से स्टार्ट करेंगे। तो वर्तनी की शुद्धता से आप अगर लिखोगे, ये भी निबंधात्मक प्रश्न ही है, आप देखोगे तो मैं भी बताऊँ। तो निबंधात्मक परीक्षा की जो उपयोगिता क्या क्या है, ये चरित्र निर्माण की भावना का विकास करती है। विद्यार्थियों की पाठ्य पुस्तक संबंधी उपलब्धि होती है ना, उसका अध्ययन करती है। विद्यार्थियों के निर्देशन में सहायक है। यह विद्यार्थियों की क्षमताओं, योग्यताओं, दक्षताओं, रुचियों, मूल्यों, अभिवृत्तियों को मापती है। आप एक बच्चे को दे देते हो कि ये आपका पर्सन है, मैं भारत का प्रधानमंत्री होता, ऐसे कुछ लेख आते हैं ना। जब 10th में पढ़ते थे हम, 9th में पढ़ते थे, है ना, 8th में पढ़ते थे, तब ऐसे कुछ आता था। तो वहाँ आपकी अभिवृत्ति होती थी, आपका खुद की जानकारी ले आपको मापा जाता था, आपकी रुचियों के अनुसार, आपकी मूल्यों के, आपकी अभिवृत्तियों के, आपकी क्षमताओं को जांचा जाता था कि आप प्रधानमंत्री होंगे तो क्या करोगे, है ना, चाहे मैं एक दिन का प्रधानमंत्री। तो ये सब क्या है, निबंधात्मक परीक्षाओं के परिणाम है। विद्यार्थियों को इन परीक्षाओं के माध्यम से भाषा शैली और लेखन शैली का ज्ञान मिलता है। अभी का वर्तनी का जो निर्माण होता है ना, प्रश्न आया, विद्यार्थियों का वर्गीकरण करके उसमें शैक्षिक समायोजन बनाए रखने के लिए उपयोगी है। निबंधात्मक प्रश्न वर्तनी की शुद्धता मापन में काम आता है। पाठ्य पुस्तकों के विषय में दोष बतला कहलाता है। पाठ्य पुस्तकों के विषय होता है ना, उसमें कौन सा दोष है। तो देखो, रुचियों के विषयों पर आधारित होना, निर्धारित उद्देश्यों को पूर्ण करने में परिणता विद्वान होना, भाषा का स्तरांतरण होना, या उसमें प्रयोजनहीनता का होना। इससे दोष इसलिए होता है कि वो कर्म टू कर्म नहीं हो तो उसके अंदर दोष है। पाठ्य पुस्तकों के विषय में जो दोष कहलाता है ना, वो कहलाता है प्रयोजनहीनता का होना, उसके अंदर ये दोष है। भाषा का स्तर तो सही होगा, निर्धारित उद्देश्य को पूर्ण करने की प्रेरणा विद्वान होना। तो उद्देश्य होंगे तभी तो आप कुछ विषय या यूनिट वगैरह लोगे। और रुचि के विषयों पर आधारित तो होगी, लेकिन ये प्रयोजनहीनता होना नहीं है। व्यापक मूल्यांकन का गुण नहीं है। तो ये पूरा टॉपिक है हमारा मूल्यांकन का। वहाँ से छात्र वर्ष भर अध्ययनशील रहते हैं, ये क्या कह रहे हैं, गुण नहीं है। तो शिक्षक छात्रों को आवश्यक निर्देश निरंतर देते रहते हैं। इस प्रणाली में पक्षपात की संभावना रहती है और अभिभावक को बच्चों की प्रगति को निरंतर जानकारी होती रहती है। तो ये भी सही है कि सतत व्यापक मूल्यांकन करोगे तो आपके माता पिता को भी जानकारी दी जाएगी कि आपका बच्चा ऐसा है। नहीं, पेरेंट्स मीटिंग होती है, आपको पता हो तो, SMC जो मीटिंग होती है ना स्कूलों में। और वह छात्र वर्ष भर अध्ययनशील रहता है, हाँ पढ़ेगा तो तभी तो उसका होगा गुण का मापन। छात्रों में आवश्यक तो टीचर अगर बच्चों को निर्देश नहीं देगा तो पाठ्य वस्तु या गृह कार्य वगैरह जो भी कार्य कैसे करेगा। इस प्रणाली में पक्षपात की संभावना होती है। ये देखो, नेगेटिव पॉइंट ऐसे भी दिख रहा है। क्या टीचर बच्चों के साथ पक्षपात रखता है? नहीं रखेगा, वो सबको समान समझेगा। बेसिक शिक्षा प्रणाली, तो इसके अंदर बी राइट है। बेसिक शिक्षा प्रणाली की ध्यान कौन सी? बेसिक शिक्षा तो महात्मा गांधी दी थी, आपको पता हो तो, वर्धा में इन्होंने एक सम्मेलन किया था, वहाँ दी थी। उपचारात्मक शिक्षण की प्रक्रिया कब तक चलती रहती है? उपचारात्मक पहले कौन सा होता है? निदानात्मक होता है ना। जब तक छात्र रुचि ना ले, जब तक विद्यालय में समय ना मिले, जब तक अन्य अध्यापक कक्षा में नहीं आए। ये देखो, तीनों क्या लग रहा है, चलती रहती है। तो उपचारात्मक शिक्षण कब होता है? मैंने कहा निदानात्मक उपचारात्मक शिक्षण एक हमारा अलग से टॉपिक है रीड में। तो निदानात्मक तो पहले उसकी जो कमियां हैं उसको ढूंढेगा, बाद में उपचार होगा। जब तक छात्रों की कमी दूर ना हो, ये पॉइंट है। जब तक छात्रों की कमी दूर ना हो, जिसके लिए उन्होंने उपचार किया है, जिसके लिए उनकी थोड़ी सी कुछ टेस्ट वगैरह लेते हैं ना, उसके अंदर जो किया है उसके अंदर सुधार कितना हुआ है आपके पास। अगर आपकी राइटिंग सही नहीं है, आपकी वर्तनी शुद्ध नहीं है, तो आपको लेखन कार्य करवाया जाता है, वहाँ आपकी उपचारात्मक शिक्षण हो गया। बच्चों को उपचारात्मक शिक्षण क्या होगा? लास्ट में होगा, उसके बाद से वापस से शिक्षा करवाई जाएगी। तो ये जब छात्रों की कमी दूर ना हो जाए ना, तब तक चलता रहता है उपचारात्मक शिक्षण। कमी को जानना वो है निदानात्मक शिक्षण। कमी का इलाज करना, जो त्रुटियां हैं, उसका क्या है? उपचारात्मक शिक्षण है। कार्य पुस्तिका का मुख्य उद्देश्य क्या है? कार्य पुस्तिका पे भी ज़्यादातर प्रश्न आते हैं। कार्य पुस्तिका हमें पता है, जो हमारी बुक्स होती है ना, नोटबुक, वो क्यों, मुख्य उद्देश्य क्या है? इसमें हमें अभ्यास कर दें। जैसे कि मेरे पास नोट्स बुक है, तो मैं कुछ पॉइंट जो मुझे समझ में नहीं आते तो शॉर्ट नोट्स बनाऊंगी, तो बार बार उसे अगर मैं पढ़ूंगी तो मुझे याद हो जाएगा।
तो मुख्य उद्देश्य यही है कि अभ्यास के अवसर देना। मूल्यांकन तो हो ही नहीं सकता, छात्रों को व्यस्त रखना, ये नहीं शिक्षकों का बोझ कम करना, ये तो वैसे ही नेगेटिव दिख रहे हैं ना आपको। उसके बाद है निम्नात्मक। देखो निम्नात्मक परीक्षा का गुण क्या है, कितनी बार ये प्रश्न आया। तो इसके अंदर देखो विचारों की स्वतंत्रता है, देखो विश्वविद्यालय वैधता का अभाव, ये नेगेटिव आ गया। यहाँ भी अभाव, ये भी नेगेटिव आ गया। सीमित प्रतिनिधित्व नहीं होता। निबंधात्मक प्रश्न वो होते हैं जो बड़े बड़े होते हैं, 5-5 पेज में उसका आंसर देना होता है। वहाँ आपके विचार होते हैं ना, विचारों की जो क्या होती है, समीक्षा होती है, आपके विचार कितने बड़े हैं, आप किस तरह से समायोजन कर पा रहे हो, यानी कि जिस तरह से आप परीक्षाओं में जो आपकी भाषा शैली और लेखन शैली का उसका भी ज्ञान मिलता है आपको। और इसके अंदर पढ़ने के लिए क्या होती है, रुचि उत्पन्न होती है। आप चरित्र निर्माण की भी भावना का भी विकास होता है। इसके अंदर पाठ्य पुस्तक संबंधी उपलब्धि का भी अध्ययन करती हैं, ये सभी आपको याद रखना है। इसमें आपकी क्षमताओं का क्या मेन पॉइंट है, आपकी क्षमताओं, योग्यता और दक्षताओं और अभिव्यक्तियों को मापती है निबंधात्मक परीक्षा। तो ये राइट है इसका। सभी प्रकार के प्रकरणों और अधिगम अनुभवों को किस अनुप्रयोग के द्वारा उचित रूप से प्रदान किया जाता है। तो ये है स्रोत विधि। विधियाँ हैं, स्रोत विधि मैंने अभी नहीं पढ़ाई है, परियोजना विधि 1 पढ़ाई है। और आगे मैं जब पढ़ाऊंगी तो आपको बता दूंगी। मैंने सोचा MCQ करवा लूँ जहाँ जहाँ से आ रहे हैं। सामाजिक विज्ञान शिक्षण अंतःविषय दृष्टिकोण क्यों महत्वपूर्ण है। तो ऐतिहासिक घटनाओं को भौगोलिक दृष्टिकोण, भौगोलिक संदर्भों से जोड़ने के लिए ये राइट है इसका। मैं ये मानती हूँ कि एग्जाम में MCQ रिपीट होते हैं, 1-2 तो हम ऐसे ही अलग कर लेंगे जितना हम कर रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उच्च प्राथमिक कक्षाओं स्तर का सामाजिक विज्ञान को सीखने का प्रतिफल नहीं है। सीखने का प्रतिफल नहीं है। तारों ग्रहों में अंतर करते हैं विद्यार्थी, तो क्या ये सीखने के प्रतिफल हैं। ये बोल रहा है नहीं है। और ग्रहण MCQ को आराम से पढ़ना पड़ेगा। अगर आपने MCQ नहीं पढ़ा ना, आप आंसर नहीं दे पाओगे। ये क्या बोल रहे हैं, उच्च प्राथमिक कक्षाओं या स्तर पर सामाजिक विज्ञान को सीखने का प्रतिफल नहीं। तो तारे ग्रहों को अंतर करते, ग्रहण के संबंधित अंधविश्वासों को तर्कपूर्ण रूप से परखते हैं, विभिन्न जलवायु और स्तर रूपों में पाए जाने वाले पादप और जंतु विविधता के कारणों को बताते हैं, और विभिन्न भौतिक विशेषताओं, क्या भौतिक विशेषताओं, वनों के प्रकार, मौसम को पहचानने और उनका वर्णन करना। ये वर्णन नहीं कर पाते, ये सब अंतर तो कर पाते हैं, कारण दे सकते हैं, तर्क देख सकते हैं, लेकिन अभी तक वर्णन करने का इसमें जो होती है ना, वो क्या कहते हैं, अभिव्यक्ति है, क्षमता है, वो नहीं आई अभी तक। ये क्योंकि उच्च प्राथमिक 8वीं तक के बच्चे होते हैं, वो क्या क्या कर पाएंगे, क्या वर्णन कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। अभी तक वो धीरे धीरे वो सीख रहे हैं, तर्क भी कर रहे हैं, अंतर कर सकते हैं, विभिन्नता को, कारणों को जान सकते हैं, लेकिन उसका वर्णन नहीं कर सकते भौतिक विशेषताओं के बारे में। तो ये राइट है इसका। आप MCQ पढ़ोगे ना, सब सही दिखेंगे आपको, लेकिन आराम से समझ के करोगे तो हो जाएगा। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा NCF 2005 सामाजिक विज्ञान शिक्षण में किस पर जोर देती है। तो ये ज्ञान को विद्यालय के बाहर के जीवन से जोड़ने पर जोर देती है, रटने पर। ये तो वैसे ही आपको देखो तथ्यों को कंठस्थ करना, ये रटने पर है, ये भी रटने पर है, ये नेगेटिव है। परख वेरी इंपॉर्टेंट है, परख का अभी भी आ सकता है प्रश्न, अभी जो एग्जाम होगा ना। परख NCERT फाउंडेशन स्टेज में विकसित किए गए समग्र प्रगति कार्ड को मापन एवं मूल्यांकन में कितने आयाम शामिल किए गए। मापन और मूल्यांकन का बता रहे हैं कितने आयाम शामिल किए गए, तो 5 किए गए। परख और परख 0, 2.0 ये सब मैंने पढ़ाया हुआ है, आप देख लेना, अलग से नोट्स बनाए हुए हैं मैंने, जहाँ शिक्षण अधिगम नवाचार में बनाए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा परिभाषिक शब्द QR कोड युक्त पाठ्य पुस्तकों के लिए उपयुक्त है। तो यह अर्जित होता है ना, अर्जित पाठ्य पुस्तकें उनके लिए उपयुक्त है QR कोड युक्त पाठ्य पुस्तक। दान की गई पुस्तकों में नहीं होगा, शिक्षण सहायक सामग्री में भी नहीं होगा, फ्लिप पाठ्य पुस्तक नहीं होगी, लेकिन अर्जित पाठ्य पुस्तक होती है ना, उसके अंदर ये QR कोड दिया होता है। खिलौना आधारित अधिगम की कौन सी विशेषता नहीं है, ये नहीं है पूछ रहा है। खिलौने सोच और सृजनात्मक स्फूर्ति करते हैं, है ये तो। खिलौने बहुविषयक अधिगम में मदद करते हैं, ये भी सही है। खिलौने केवल सामाजिक संवेगात्मक विकास में मदद करते हैं, ये केवल आ गया। और मैंने कहा जहाँ केवल है वो ज़्यादातर नेगेटिव ही होगा, ये राइट है। कौन सी शिक्षण सहायक सामग्री दृश्य सामग्री में सम्मिलित है। दृश्य में तो रेडियो क्या है, श्रव्य है, चलचित्र ये दृश्य भी है। और मॉडल ये क्या है, ग्रामोफोन। मॉडल को आप देख सकते हो ना, मॉडल, ये मॉडल भी दृश्य है, सम्मिलित है। कौन सी शिक्षण सहायक सामग्री दृश्य सामग्री में सम्मिलित है, तो चलचित्र भी है, एक रेडियो नहीं है, ग्रामोफोन नहीं है। मॉडल अगर आप मॉडल देख रहे हो तो क्या वो दृश्य सामग्री में आएगा, इसमें कन्फ्यूजन है, लेकिन चलचित्र तो फिक्स है और मॉडल भी है।
अगर यहाँ आगे 1 2 3 4 वो दिए होते ना ABC दिया हुआ होगा, शायद यहाँ नहीं दिया हुआ, तो कौन कौन से हैं कौन कौन से नहीं है, तो उसको करना था। तो एक और होंगे जो है दृश्य सामग्री में सम्मिलित हैं। प्रोजेक्ट परियोजना परियोजना गतिविधि जो पूर्ण मनोयोग के साथ सामाजिक वातावरण की जाए, यह कथन किस समाजशास्त्री का? पूर्ण वातावरण विलियम हार्ट किलपैट्रिक ने दी थी। ये सह उद्देश्य प्रक्रिया याद रखना, उद्देश्य के साथ या सह प्रयोजन गतिविधि जो पूर्ण मनोयोग के साथ सामाजिक वातावरण को भी याद रखना। 2-3 पॉइंट ऐसे लेना जिससे आपका कंफर्म जुड़ जाए। और ये मैंने पूरी डिटेल से बताई हुई है, आप देख लेना, अलग से वीडियो बनाया हुआ है। FE अनुदेशन प्रतिरूप का प्रथम रोजर बाइबी द्वारा के लिए किया गया। FE अनुदेशनात्मक प्रतिरूप का प्रवर्तक रोजर बाइबी द्वारा, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, रचनात्मक, जिसे क्या कहते हैं हम? एक तो ये होता है योगात्मक, एक होता है रचनात्मक। ये मूल्यांकन से संबंधित है, तो मूल्यांकन के अनुसार पढ़ लेना आप। और ये रचनात्मक होता है ना, ये रचनात्मक भी होता है जिसे फॉर्मेटिंग सेमेस्टिंग कहते हैं, और ये होता है रचनात्मक या योगात्मक होगा, और जिसे सेमेस्टिव कहते हैं इंग्लिश में। और ये सब IFE अनुच्छेद प्रतिरूप में रोजर बाइजी द्वारा दिए गए जो है रचनात्मकवाद। क्या है? रचनात्मकवाद, वेरी इंपॉर्टेंट। लास्ट पर्सन है, सहयोगात्मक अधिगम को लागू करने के प्रारंभिक चरण में इनमें से कौन सा एक महत्वपूर्ण कदम है? तो ये परियोजना की योजना बनाना, सहयोगात्मक अधिगम जिसे परियोजना प्रारंभिक चरण में से कौन सा एक महत्वपूर्ण कदम है? तो देखो ये तो तीनों है ही नहीं, परियोजना की योजना बनाना यही है। मैंने परियोजना की जो चरण बताए थे ना, मैंने कहा सिचुएशन जिसे कहते हैं परिस्थिति, उसके बाद मैंने कहा था सिलेक्शन, और उसे कहते हैं सिलेक्शन के बाद क्या, यानी कि चयन, सेलेक्ट नहीं चयन, उसके बाद है प्लानिंग, इंग्लिश में याद रखना, फिर रिकॉर्डिंग वगैरह सब बताया था ना मैंने। सेकंड ग्रेड 2024 में संस्कृत विभाग का पेपर हुआ था, वहाँ शिक्षण वीडियो के MCQ आए थे, वो मैं करवाऊंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए।